नमस्कार, मैं दलीप सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित सीईटी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के बारे में। अब इस भर्ती परीक्षा के लिए बुक दिखा रखी हैं हरियाणा सीईटी ग्रुप डी एसके बुक्स और इसके अभ्यास पेपर सेट हैं 26 अभ्यास पेपर सेट। इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आज हम सामान्य विज्ञान में हमारा टॉपिक है प्रकाश और उसमें जो दर्पण और लेंस हैं उनसे रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे, यानी ऑप्टिक्स से रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो भाई पहला है कि भाई ऐसा दर्पण जिसका अंदर वाला भाग परावर्तक तथा बाहर वाला भाग पॉलिश किया हुआ हो, वो दर्पण क्या कहलाता है? तो भी दर्पण मुख्य रूप से स्फेरिकल मिरर है, गोलीय दर्पण है। दो प्रकार के याद रखोगे, एक तो कौन सा अवतल और दूसरा उत्तल। अब इन दोनों की आकृति के बारे में भी और इनके इंग्लिश में भी नाम याद रखोगे, जैसे इसको कॉनकेव कहेंगे और इस वाले को कॉन्वेक्स, उत्तल को कॉन्वेक्स और अवतल को कॉनकेव ध्यान रखोगे। अब जो अवतल वाला होता है उसमें जो बाहर वाली साइड है वो तो पॉलिश की हुई होती है और जो अंदर वाली साइड होती है वो परावर्तक होती है। भाई इस तरह से एक प्रिंसिपल एक्सिस गुजारेंगे, प्रधान रेखा, और इस दर्पण को जो दो बराबर भागों में बिंदु बांटता है वो उसका मध्य बिंदु या पोल कहलाता है। पोल या ध्रुव भी कह सकते हैं, हिंदी में ध्रुव कहेंगे। तो याद रखोगे इसे भी कि दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। तो अब यहां से कि भाई ऐसा दर्पण जिसका अंदर वाला भाग तो परावर्तक हो और बाहर वाला पॉलिश किया हुआ हो, वो दर्पण क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहेंगे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसी तरह उत्तल का भी ध्यान रखोगे, इस तरह से बनाएंगे। अब इसमें क्या होगा, जो अंदर वाला भाग है वो तो पॉलिश किया हुआ होगा और जो बाहर वाला भाग है वो परावर्तक होता है। भाई जैसे यहाँ पर कोई वस्तु रखोगे, रे ऑफ लाइट जाएंगे और इसको ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देता है। ये इधर से रिफ्लेक्ट कर रहा था, कोई वस्तु रखी और वहां से जो रे ऑफ लाइट गई टकराने के बाद वापस परावर्तित हो जाती है। तो यानी ये वाला तो अंदर से परावर्तक था और ये वाला बाहर से परावर्तक होता है। तो दोनों को ध्यान रखोगे कि भी ऐसा दर्पण जिसका अंदर वाला भाग तो परावर्तक हो, बाहर वाला पॉलिश किया हुआ हो, अवतल कॉनकेव की तरह होता है, और अंदर वाला भाग पॉलिश किया हुआ हो और बाहर वाला परावर्तक हो तो वो उत्तल या कॉन्वेक्स होता है। भाई जैसे हम डेली लाइफ में भी देखते हैं, जो चमचा होता है, चमचे में जो अंदर वाली साइड है वो तो अवतल की तरह है और जो बाहर वाली साइड है वो उत्तल की तरह होती है। तो उसके द्वारा भी ध्यान रख सकते हो कि जो उठा हुआ भाग है वो परावर्तक है और अंदर वाला पॉलिश किया हुआ है तो उत्तल। अंदर वाला यदि परावर्तक है और बाहर वाला पॉलिश किया हुआ है तो उसे अवतल याद रखोगे। तो इसका आंसर ए ऑप्शन था भाई, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण का मध्य बिंदु। अब ये बातचीत कर रहे थे कि भी ऐसा बिंदु जो दर्पण को दो बराबर भागों में बांटता हो उसका मध्य बिंदु कहलाता है। और वो मध्य बिंदु क्या होता है? पोल होता है, भी ध्रुव होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जिसको इंग्लिश में पोल कहोगे, पोल। अच्छा, बिंब क्या है? वस्तु है भाई, ऑब्जेक्ट है जिसको बिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब की वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है दर्पण में, वो प्रतिबिंब कहलाता है। ये प्रकाश के अंदर क्या क्या होता है भाई? जैसे हम अभी कहा है कि भाई दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। इसी तरह इंपॉर्टेंट बात है कि जो लेंस होते हैं, लेंस का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? लेंस का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? तो वो प्रकाशीय केंद्र कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर। दोनों में ध्यान रखोगे, आप दोनों के लिए ध्रुव कह देते हो, नहीं, दर्पण का जो मध्य बिंदु है वो तो ध्रुव कहलाएगा और जो लेंस का मध्य बिंदु होता है वो प्रकाशीय केंद्र कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। ऐसा दर्पण जो प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता हो यानी इकट्ठा करता हो। तो जैसे अवतल दर्पण की बात कर रहे थे हम, कॉनकेव मिरर की बाहर साइड से पॉलिश किया हुआ और अंदर साइड से परावर्तक होता है। तो यहाँ से हम इसका ये केंद्र बिंदु बना देंगे और ये इसका फोकस बिंदु। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है, प्रकाश की किरण आती है समानांतर इसके, तो परावर्तित होने के बाद वो फोकस बिंदु पर टच होती हुई आगे पास हो जाती है। इसी तरह से एक इसके केंद्र से आ रही है
तो वो वापस इसी से रिफ्लेक्ट होंगे, और एक इस तरह से आ रही है तो वो भी वापस इस बिंदु पर मिल जाती हैं। यानी ये दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एकत्रित करता है भी, और एकत्रित करने वाला दर्पण अभिसारी कहलाता है। अभिसारी, इंग्लिश में कन्वर्जिंग कहोगे, कन्वर्जिंग, ये भी ध्यान रखना है साथ साथ। को एकत्रित करता हो क्या कहलाता है वो, अभिसारी। और जिसका नाम भी याद रखना हमें, अवतल है भाई, कॉनकेव मिरर है। लेंस में उल्टा होता है भाई, यहाँ पर अवतल दर्पण कह रहे हैं तो लेंस उत्तल लेंस करेगा यही काम, तो दोनों में विपरीत ध्यान रखोगी। अच्छा, ऐसा दर्पण जो प्रकाश की किरणों को फैलाता हो वो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण होता है भाई, कॉन्वेक्स मिरर होता है। और यदि लेंस की बात करोगे तो कॉनकेव लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है, एक दूसरे से अपोजिट है। तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर था इसका। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है। भाई उत्तल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा आभासी व सीधा बनता है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और वस्तु से छोटा ही बनता है, वस्तु से छोटा ही बनता है, याद रखोगे, ए पॉइंट है। इसी तरह अवतल दर्पण का भी ध्यान रखना है हमें कि भाई अवतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है भाई, वास्तविक, उल्टा बनता है, वास्तविक व उल्टा बनता है। अब ये वस्तु के डिस्टेंस यानी उसके स्थिति पर निर्भर करता है कि कहाँ पर रखी गई है, उसके अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा बनता है। लेकिन एक कंडीशन जरूर ध्यान रखोगे, यदि अवतल दर्पण में वस्तु को हम F और P के बीच रख देंगे, F और P के बीच, F क्या है अभी फोकस बिंदु, P क्या है ध्रुव, इनके बीच रख देते हैं तो इस दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा बनता है अभी, आभासी बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो ध्यान रखोगे, जैसे माइक्रोस्कोप होते हैं, रिफ्लेक्टर मिरर बात करते हैं, तो उसमें वस्तु को बड़ा करके दिखाना होता है, तो कौन सा अवतल दर्पण का यूज किया जाता है उसमें। तो दोनों में ध्यान रखोगे कि भाई अवतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है। यदि हम वस्तु को केंद्र पे रख रहे हैं भाई, अवतल दर्पण के केंद्र पर वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा, वस्तु के समान साइज का बनता है, सेम साइज का बनता है, और केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक व उल्टा बनता है। अच्छा, वास्तविक उल्टा, इनमें भी आप कंफ्यूज होते हो तो इनको भी ध्यान रखोगे कि भाई जैसे हम बातचीत कर रहे हैं उत्तल दर्पण की ही, ये लो बे, ये मध्य बिंदु है, इस दर्पण को दो बराबर भागों में बांटने वाली लाइन है जो प्रधान रेखा या प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। यदि इस रेखा के ऊपर प्रतिबिंब बनता है तो हम कहेंगे सीधा प्रतिबिंब, और इस रेखा के नीचे बनता है तो उल्टा प्रतिबिंब। दर्पण से इधर बनता है तो हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और दर्पण से उधर बनता है तो आभासी प्रतिबिंब। तो इनको भी जरूर याद रखोगे आप। तो इसका आंसर ए ऑप्शन था, आभासी व सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिसारी निम्न में कौन सा होता है। अब अभिसारी नाम आते आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्रकाश की किरणों को सिकोड़ता है या बिखेरता है। तो अभिसारी का मतलब प्रकाश की किरणों को सिकोड़ना, एक पॉइंट पर इकट्ठा करना। तो दर्पण तो कौन सा कर रहा था भाई, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और यदि लेंस की बात करेंगे तो कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ये दोनों के लिए कॉमन बात है भाई, एक तो प्रतिबिंब बनाने के लिए और एक प्रकाश की किरणों के बारे में, ये दोनों के लिए कॉमन बातें होती हैं। दर्पण अवतल है तो लेंस उत्तल होता है, तो ये दोनों ही क्या करेंगे, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देते हैं, जिस कारण इनको अभिसारी कहा जाता है, कन्वर्जिंग कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है भाई, अवतल दर्पण भी सिकोड़ता है और उत्तल लेंस भी सिकोड़ता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तु को दर्पण के
वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए तो प्रतिबिंब बनता है। अभी बातचीत कर रहे थे कि दर्पण एक अवतल दर्पण की बात कर रहे थे, यदि उसके केंद्र बिंदु पर रख देंगे तो वस्तु के द्वारा बनाया गया दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कहां पर बनेगा और कैसा बनेगा? तो केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो ध्यान रखोगे कि दर्पण के केंद्र पर रख रहे हैं, वक्रता केंद्र पर, तो वस्तु के आकार का बनता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है भाई। वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, ये भी ध्यान रखना है। इसी के साथ हमें एक पॉइंट और याद रखना है, इसी के साथ एक पॉइंट और याद रखना है, जैसे कॉनकेव मिरर की बात कर रहे थे हम, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे थे भाई, इसका स्फेरिकल पूरा बनाएंगे तो ये केंद्र हो जाएगा और ये फोकस बिंदु हो जाता है। तो यहां से ये P था, अब ये सेंटर से लेकर P तक की दूरी यानी क्या कहलाती है? R, और ये दूरी क्या कहलाती है भाई? F कहलाती है। ये फोकस पॉइंट कह दो, ये F कहलाती है दूरी। तो यानी R और F में रिलेशन पूछ लेता है, दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में रिलेशन पूछ लेता है, तो F = R/2 होता है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखोगे। जैसे न्यूमेरिकल भी दे सकता है कि कोई भी दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है भाई, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। तो उसके लिए आप क्या करोगे भाई? F = 36/2 R/2 करेंगे तो कितना? 18 सेंटीमीटर आ जाता है। तो ये रिलेशन याद रखना आपको साथ साथ। नेक्स्ट है, तो आंसर कौन सा था इसका? सी ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई होगी। भाई जैसे कोई दर्पण है, समतल दर्पण की बात कर रहे हैं, और यदि हमें अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो उस दर्पण की ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो वस्तु की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए भाई। यदि वस्तु की ऊंचाई 5 फीट है और यदि उसका हमें पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? भाई दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 5/2 यानी 2.5 फीट होनी चाहिए, 2.5 फीट होनी चाहिए। तो क्या कहेंगे? वस्तु की ऊंचाई का आधा होना चाहिए दर्पण। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। साथ साथ ध्यान रखो कि भाई समतल दर्पण है और समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? तो भाई समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है, और वस्तु के बराबर होता है, सीधा बनता है, लेकिन पार्श्व उल्टा लैटेरियल इन्वर्ट बनता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम यदि हमारी बाईं साइड होती है तो उसमें दाईं दिखाई देती है, और दाईं साइड देखते हैं तो बाईं दिखाई देती है, तो वो लैटेरियल इन्वर्ट कहलाती है। वो भी ध्यान रखना है हमें साथ साथ। नेक्स्ट है, प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या नहीं बदलता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो चाल भी बदलती है, दिशा भी और कोण भी। तो क्या रह गया? आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी ये नहीं चेंज होती भाई, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। जब रे ऑफ लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अखबार तो आसानी से पढ़ लेता है लेकिन दूर की वस्तुएं देखने में असमर्थ होता है, तो उसको कौन से चश्मे के लेंस का प्रयोग करना चाहिए? इंपॉर्टेंट बात है भाई। जैसे कोई व्यक्ति अखबार तो आसानी से पढ़ रहा है बट दूर की वस्तुओं को देखने में असमर्थ है, तो पहले दोष का नाम पहचानेंगे। तो दोष का नाम पहचानने के लिए मैंने आपको बताया था, जो दोष का नाम है उसकी परिभाषा विपरीत है भाई उसके नाम से। जैसे निकट दृष्टि दोष के लिए बात करते हैं, भाई दोष का नाम तो क्या है? निकट दृष्टि है, लेकिन इसमें नजदीकी वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं बट दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देते। तो क्वेश्चन यही कह रहा है, अखबार तो आसानी से पढ़ लेता है, मतलब नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट देख पा रहा है और दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा, तो उसको दोष कौन सा हुआ? निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस यूज करेंगे, जिसको इंग्लिश में याद रखोगे कॉनकेव अवतल लेंस, ये वाला यूज होता है भाई, तो ध्यान रखना है।
आंसर कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उत्तल लेंस का यूज किस में करते हैं भाई? दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए। दूरदृष्टि दोष में क्या होगा? दूर की वस्तुएं आसानी से दिखाई देंगी, नजदीक की वस्तुएं आसानी से दिखाई नहीं देती। इसी तरह बेलनाकार लेंस है भाई, बेलनाकार किस में यूज होता है? अबिंदुकता दृष्टि वैसे में, यानी ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रूप से देखने पर किसी एक का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो उस दोष को दूर करने के लिए सिलेंड्रिकल बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोक्सी लेंस किस में यूज होता है? जरा दृष्टि दोष, बुढ़ापा, बूढ़े आदमियों को ना दूर ना नजदीक, दोनों का नहीं दिखाई देता, तो उस दोष को दूर करने के लिए कौन सा? द्विफोक्सी लेंस यूज होता है। तो इनके चारों के याद रखोगे। आंसर था इसमें अवतल लेंस था, कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट है भाई ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हो लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। जो दोष का नाम है, परिभाषा है, उससे विपरीत परिभाषा होगी भाई। तो यहाँ पर दूर की दिखाई दे रही है तो इसका मतलब दूरदृष्टि दोष होगा। कौन सा? दूरदृष्टि दोष, जिसका इंग्लिश में भी नाम याद रखोगे, हाइपर मेट्रोपिया। इंग्लिश में जरूरी है भाई, क्योंकि इसका उच्चारण इस तरह से बना देते हैं फिर आप कंफ्यूज होते हो कि भाई ये दोष कौन सा आ गया, हाइपर मेट्रोपिया, तो इसे भी ध्यान रखना है। इसी तरह निकट दृष्टि का भी इंग्लिश में याद रखोगे, मायोपिया। मायोपिया इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई। जरा दृष्टि, प्रेस बायोपिया, तो इनको भी ध्यान रखना है भाई। तीनों की बात हो चुकी है अभी कि भाई निकट दृष्टि में नजदीकी दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती। दूर करने के लिए कौन सा? अवतल लेंस यूज कर रहे थे। इसी तरह से दूर दृष्टि को दूर करने के लिए कौन सा? उत्तल लेंस यूज कर रहे थे, उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस होता है, उसकी फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, और फोकस दूरी धनात्मक है तो इसकी पावर भी क्या होगी? धनात्मक होती है, पॉजिटिव। और जो चश्मे होते हैं उनकी पावर के अकॉर्डिंग डिसाइड किए जाते हैं, वो दृष्टि दोष के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है कि भाई पावर हमें नेगेटिव लगानी है या पॉजिटिव। सीधी सी बात है, यदि उसको दूर दृष्टि दोष है तो हम कौन सा? उत्तल लेंस यूज करेंगे भाई, धनात्मक पावर वाला यूज करेंगे। और यदि निकट दृष्टि दोष है तो नेगेटिव ऋणात्मक पावर वाला यूज करना है। इंपॉर्टेंट है, इसमें भी पूछ लेता है कि एक व्यक्ति अखबार तो आसानी से पढ़ लेता है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता, तो उसको किस प्रकार के चश्मे के नंबर का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन देगा ऋणात्मक, धनात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखोगे, नजदीक देख पा रहा है तो निकट दृष्टि दोष है, अब निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस, और अवतल लेंस है तो फिर कौन सा? ऋणात्मक पावर वाला, नेगेटिव पावर वाला यूज करेंगे। तो ऋणात्मक पावर वाला लेंस यूज करना है, ये भी ध्यान रखना है। साथ साथ जरा दृष्टि भाई बुढ़ापा में ना तो नजदीक ना दो का दिखाई देता, तो प्रेस बायोपिया, इसके लिए कौन सा? बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं, द्विफोक्सी लेंस का यूज किया जाता है। तो आंसर कौन सा? बी ऑप्शन था। बाकी बातों को भी ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा दोष जिसमें ऊर्ध्वाधर का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन क्षैतिज प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता। भाई वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली देखने पर किसी एक का स्पष्ट दिखाई नहीं देना, वो कौन सा? अबिंदुकता होता है भाई, अबिंदुकता। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दृष्टि वैसे में दोष होता है, तो यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को कहेंगे, अभी बातचीत कर रहे थे। इसी तरह से हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है। यदि इनका दूसरा नाम भी याद रखना चाहते हो तो दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष भी कहा जाता है। इसी तरह से मायोपिया को निकट दृष्टि दोष था तो लघु दृष्टि दोष भी कह देते हैं, लघु दृष्टि दोष। अब इनमें होता क्या है एक्चुअल में? जैसे मायोपिया की बात कर रहे हैं, निकट दृष्टि की, तो इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है। अब रेटिना पर ना बनकर, भाई स्वस्थ व्यक्ति है तो रेटिना पर बनेगा, और जब दोष वाला व्यक्ति है तो रेटिना पर ना बनकर या तो उससे थोड़ा पहले बनता है या आगे। तो जो मायोपिया है उसमें रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है। इसी तरह से हाइपरमेट्रोपिया है, दूर दृष्टि है, उसके दूर आगे
प्रतिबिंब बनता है, जिस कारण ये दोष बन जाता है। इनको दूर करने के उपाय बता चुके हैं कि भाई मायोपिया के लिए अवतल लेंस यूज करोगे, अबिंदुकता सिलेंड्रिकल बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष, तो इसके लिए उत्तल लेंस का यूज करते हैं। अच्छा, यदि इसमें कंफ्यूज होते हो तो आप एक लॉजिक के द्वारा याद कर सकते हो, क्योंकि आप निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई कौन से के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं। तो इसके लिए अवतल कह रहे थे और इसके लिए उत्तल कह रहे थे, तो कैसे याद रखेंगे? देखो दूर में ऊ आ रहा है तो ऊ के लिए उत्तल लेंस यूज कर दो, यहाँ पर निकट दृष्टि दोष है तो अवतल, तो दोनों में एक के लिए लॉजिक बना दो। तो दूर वाला में ऊ आ रहा है तो उसके लिए उत्तल लेंस यूज होगा, ध्यान रखोगे, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण अंधता दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? भाई कलर ब्लाइंडनेस बोल देते हैं वर्ण अंधता, यानी कि रंगों को पहचानने में कठिनाई होती है, जैसे या लाल व हरा रंग को पहचानने में कठिनाई हो जाती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इनमें किसी भी लेंस का प्रयोग नहीं किया जाता। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि ये जन्मजात रोग होता है, इनको किसी भी लेंस के द्वारा प्रयोग दूर नहीं किया जा सकता, केवल प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो वैसे हम लेंस के द्वारा इसको दूर नहीं कर सकते, ध्यान रखोगे। आप इनमें लेंस में फंस जाते हो दोष समझ के कि भाई वर्ण अंधता दोष, और लेंस में फंस जाते हो नहीं, यानी किसी भी प्रकार के लेंस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है, आंख का लेंस किस प्रकार का लेंस है? तो भाई आंख का लेंस उत्तल लेंस माना गया है, ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर, कॉन्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धक लेंस होता है, आवर्धक का मैग्नीफाई कहोगे, मैग्नीफाई का मतलब छोटी वस्तुओं को बड़ी करके दिखाना, यानी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाना। तो कौन बनाता है? अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। तो इसके लिए लेंस पूछा है तो कौन सा? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है भाई, अवतल लेंस है जो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा करके दिखाता है, मैग्नीफाई करता है वस्तुओं को, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? जो ऊपर आवर्धक बात कर रहे थे, मैग्निफिकेशन पावर या मैग्नीफाई कह सकते हो आवर्धक, यानी आवर्धन का सूत्र पूछ लेता है आपसे तो m इज इक्वल टू उसकी ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई कह सकते हैं, बटे में वस्तु की ऊंचाई, इनका अनुपात मैग्निफिकेशन या आवर्धन कहलाता है। तो ऑप्शन क्या? ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है भाई, आवर्धन कहलाएगा। अब यहां पर जो m ज्यादा होगा तो उसके लिए क्या होगा भाई, जो प्रतिबिंब है वस्तु का वो बड़ा बनना चाहिए। जो भी लेंस या दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के साइज से बड़ा बनाता है तो उसकी मैग्निफिकेशन पावर अधिक हो जाती है। अच्छा, आवर्धक की कोई मात्रक नहीं है, ध्यान रखोगे, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ध्यान रखना है, आवर्धक क्षमता का मात्रक नहीं होता। अच्छा, लेंस की जो शक्ति है उसको किस में मापा जाता है? डायोप्टर में मापा जाता है भाई, लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापा जाता है, ध्यान रखोगे। लेंस की फोकस दूरी है भाई सेंटीमीटर में मापते हैं, और इनमें रिलेशन भी याद होना चाहिए आपको कि लेंस की शक्ति व लेंस की फोकस दूरी में क्या रिलेशन होता है। तो भाई ये भी ध्यान रखना है कि लेंस की शक्ति P बराबर 1/f कहेंगे, कब? यदि f हमें किस में दे रखा होगा? f मीटर में दे रखा है, तो भाई f मीटर में दे रखा है और फिर पावर पूछ रहा है तो ये वाला सूत्र लगाओ, और यदि f सेंटीमीटर में है तो क्या करोगे भाई, 100 से गुणा कर देंगे उसको, तो यानी 100/f कहोगे, कब? यदि f किस में दे रखा है? सेंटीमीटर में दे रखा है, तो f सेंटीमीटर में दे रखा है और पावर पूछ रखा है तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है दोनों सूत्र, भाई पूछ सकता हमारे से फोकस दूरी दे दे, लेंस की शक्ति पूछ ले, या फिर मीटर में दे दे सेंटीमीटर में, इसी के अकॉर्डिंग दोनों में कोई सा भी दे सकता है, या पावर दे दे भाई हमें, उसकी शक्ति दे दे और फिर क्या पूछ ले? फोकस दूरी दे दे, तो एक दूसरे से विपरीत है, याद रखोगे आप, जो भी चीज दे रखा है रखो और सोल्व कर देंगे। भाई जैसे सिंपल सी बात है, कह देता है कि कोई भी लेंस है उसकी शक्ति 20 सेंटीमीटर है, कितनी है भाई? 20 सेंटीमीटर है, तो
उसकी शक्ति बताओ। भाई फोकस दूरी दे दिया हमें कितनी, 20 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, उसकी शक्ति पूछा है। अब किस में दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में है भाई, सेंटीमीटर में है तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो यानी P इज इक्वल टू कितना, 100/20, काटोगे तो कितना, 5 डायोप्टर आ जाता है। 5D कह देंगे, 5 डायोप्टर। इसी तरह से यदि आपसे कह दे कि कोई लेंस है भाई और जिसकी शक्ति 2 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी बताओ, उसकी फोकस दूरी बताओ। अब यानी कि फोकस दूरी ऑप्शन पे डिपेंड करेगी, मीटर में मांग रहा है या सेंटीमीटर में, तो उसी के अकॉर्डिंग हम रख देंगे। यदि हमें मीटर में चाहिए तो यहाँ से PF इज इक्वल टू 1/P कहेंगे। P कितना है भाई, 2 है, तो ये तो किस में आ जाएगा, 0.5 मीटर में आ जाएगा। और यदि सेंटीमीटर में लेना, हमें सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग आंसर देना है, तो ये वाला लगाओगे कि भाई F इज इक्वल टू 100/P का मान कितना, 2 दे रखा है डायोप्टर, काटोगे तो कितना, 50 सेंटीमीटर आ जाता है। और यहाँ पर भी सीधा सा कर सकते हैं, मीटर आ रहा है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या करोगे, 100 से गुणा करेंगे तो क्या मान है, 50 सेंटीमीटर आता है। तो यानी उल्टा सुल्टा एक दूसरे से आप याद रखना है। इसके बाद हमें एक बात और ध्यान रखनी है अभी, क्या कि 2 या 2 से अधिक लेंस होते हैं और उनको कंबाइन कर दिया जाता है, संयोजित कर दिया जाता है। संयोजित करने के बाद लेंस की शक्ति पूछ लेता है कि संयोजित लेंस की शक्ति क्या होगी। तो P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस ... भाई कितने भी लेंस, n लेंस के लिए कह सकते हैं कि कोई भी 2 या 2 से अधिक लेंस हैं, उनको संयोजित कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया, तो संयोजित लेंस की शक्ति बताओ। तो जितने भी लेंस दे रखे होंगे आपके सभी की शक्ति को जोड़ दोगे। इसी तरह से संयोजित लेंस की फोकस दूरी भी ध्यान रखना है, 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 प्लस ... ध्यान रखना है साथ साथ। इसी के साथ लेंस फॉर्मूला भी याद रखना है वे, लेंस सूत्र भी ध्यान रखना है हमें कि 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी होती है भाई प्रकाशीय केंद्र से। U क्या है, वस्तु की दूरी होती है प्रकाशीय केंद्र से। F क्या है, फोकस दूरी है। तो ये किसका सूत्र है, लेंस सूत्र है भाई। इसी तरह से दर्पण सूत्र भी याद रखना आपको, दर्पण सूत्र 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। क्या फर्क है भाई, सिर्फ प्लस का फर्क है, प्लस का है, उसमें माइनस था, इसमें प्लस है, बाकी बातें वही हैं। V क्या है, दूरी होती है ध्रुव से। U क्या है, वस्तु की दूरी होती है ध्रुव से। F क्या है, उसकी फोकस दूरी होती है। तो इस तरह से हमने ये 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, इसका आंसर ए ऑप्शन था भाई। तो 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर हरियाणा CET ग्रुप D 2023 एग्जाम की ऑफलाइन कोचिंग के नए बैच आरंभ हैं। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पे संपर्क करोगे। नंबर है 9812015967। इस एग्जाम के लिए SK बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।